हेलो एवरीवन। आज है 18 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का जो पहला फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम है दिल्ली एम्स के द्वारा शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को और नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो आयोजित किया गया, इसकी थीम थी एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, रिसेंटली चर्चों में था और मियां अमोर मोटली फैब के महीने में बारबडोस के नए प्रधानमंत्री बने। भारत का जो पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा और डीबीएस बैंक जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन में वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला बैंक बना। इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 भारत और थाईलैंड की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया। डेविड जे फर्बर जिन्हें अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल या इस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क से या इसके प्रारंभिक विकास से जुड़े रहे। रिसेंटली इनका निधन हुआ है। 10 फरवरी को जो आपका वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया, इसकी थीम है विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता तक। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत ने लिम्फेटिक फाइलराइसिस जिसे आप हाथी पांव भी कह सकते हैं, इसे खत्म करने का टारगेट ईयर क्या रखा है? तो भारत का टारगेट है 2027, यानी कि आने वाले सालों में ये जो हाथी पांव वाली समस्या है जिसे आप लिम्फेटिक फाइलराइसिस कहते हैं, ये समाप्त किया जा सके, यानी कि इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2027 है, जबकि ग्लोबल लक्ष्य जो वैश्विक लक्ष्य है ये 2030 है। लिम्फेटिक फाइलराइसिस जिसे आप हाथी पांव भी कहते हैं, ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जिसे आप नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कह सकते हैं। ये शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा कर सकती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति का पैर नॉर्मल है और एक की मोटाई एकदम हाथी जैसे है, इसीलिए इसे हाथी पांव कहा जाता है। यदि मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए, भारत ने टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 रखा है, मलेरिया मुक्ति का रखा है 2030 और खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट ईयर 2035 रखा है इसरो ने, जबकि इसी इसरो के द्वारा चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2040 तक। तो ये सभी टारगेट ईयर आप याद रखेंगे। सवाल नंबर दूसरा है, T20 वर्ल्ड कप 2026 जो अभी चल ही रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो हालिया आयोजित इस टूर्नामेंट में जो अर्धशतक है, जो 50 रन कंप्लीट किए, ईशान किशन ने कंप्लीट किए हैं और ईशान किशन T20 2026 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। नामीबिया के खिलाफ इन्होंने 24 गेंदों में 61 रन बनाए हैं। क्रिकेट का ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला है, पहली मिताली राज है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का पुरुषों का, इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जिसमें कि भारत की तरफ से कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। कुछ खेलों के करंट अफेयर यदि हम देखें तो 79 नंबर की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती सर्विसेज ने। वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने। 72वें नंबर की महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का एलेना रायबाकिना ने और स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी ने जीती। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है झारखंड ने। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप जीता इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। सवाल तीसरा है, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इसके नए परिसर यानी कि इसके नए कैंपस का जो नया नाम है ये सेवा तीर्थ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो तीनों मैं आपको बता रही हूं, पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इन तीनों को ही सेंट्रल विस्टा परिसर में स्थित सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में तीनों ही ऑफिस थे।
तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक में स्थित ये जो भवन है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे और इनका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। तो सेवा तीर्थ में 3 जो मुख्य इमारत है, इनके कार्यालयों के नाम की यदि बात की जाए तो सेवा तीर्थ 1 जो है ये पीएम ऑफिस हो गया आपका प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 ये आपका कैबिनेट सचिवालय, और सेवा तीर्थ 3 जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, साथ ही कैबिनेट सचिवालय का ये काम करेगा। बदले गए नामों के करंट अफेयर में सिर्फ हालिया की यदि मैं डिस्कशन करूं, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है जिसका नाम बदल करके विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर किया गया। और ये पूरे 2025 का करंट अफेयर है जो बदले गए नामों से रिलेटेड है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम है। 2025 में सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया, दिल्ली में है। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कार्नेग ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, इस्लाम नगर का नाम बदल करके ईश्वरपुर किया गया। खैरथल तिजारा जो राजस्थान में है इसका नाम रतहरी नगर, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी और लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। अगला सवाल है, बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, हालिया हुए चुनाव में जो तारिक रहमान है ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इनकी जो पार्टी है इसने मेजॉरिटी हासिल करी है, बहुमत हासिल किया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि 20 वर्षों के बाद सत्ता में वापस आ रही है। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो कि नेक्स्ट बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया बदलाव माना जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में यदि बात की जाए तो इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका है, संसद का नाम जातीय संसद है और इसके जो राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस है। पड़ोसी देश में इसका भारत और म्यांमार है और कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। 4 भारतीय राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 5 भारतीय राज्य हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसके साथ भारत की एक अभ्यास है, संप्रति नाम रिलेट कर सकते हैं। हालिया अपॉइंटेड प्रधानमंत्री पर नजर डालें तो साया जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री, साने तकाइची जापान की, थाईलैंड के अनुतिन चारनाविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रोगेनियन, यूक्रेन के यूलिया स्विरेंडेंको, यूके की कीर स्टारमर, भूटान के शेरिंग तोब्गे, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरनी मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, ट्यूनीशिया की सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टा डी वेबर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। सवाल 5वां है, बिहार सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट है ना, ये कुल 260 नदियों को पुनर्जीवित करने जा रहा है। देखिए, बिहार में विलुप्त हो रही ऐसी नदियां जो समाप्त होते जा रही हैं, इन नदियों को पुनर्जीवित करने का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसी 260 नदियों को पुनर्जीवन देने की कार्य योजना बनेगी और फिर विभाग की ओर से नदी गणना कराई जा रही है और इसके तहत GIS सर्वे में, अब ये GIS सर्वे है क्या? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सर्वे में राज्य में 600 से अधिक नदियों का पता चला है जिसमें कि 340 अभी ज्ञात है। बाकी की जो रिमेनिंग नदियां हैं इन्हें भी पुनर्जीवित करने की योजना विभाग की ओर से बनाई जा रही है। गाद के चलते जो नदियां मर रही हैं, जो समाप्त हो रही हैं, इनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई है। गाद प्रबंधन, इसके मैनेजमेंट के लिए जल संसाधन और खनन विभाग मिलकर के काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति मिट्टी भराई के लिए नदी का गाद ले जाना चाहता है तो उसे निःशुल्क दिया जाएगा, इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। बस नदी की खुदाई मानक के हिसाब से होनी चाहिए, जो इसके लिए पैरामीटर निर्धारित है इतने तक होनी चाहिए। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाद ले जा सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को अनुमति दे दी। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? देखिए, वर्ष 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, यानी कि भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट है जो कि नहीं किया जा सकता था। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के साथ साथ 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पाद जैसे कि इसमें आटा, सूजी, एक्सपोर्ट ये सभी इसमें शामिल है।
इसकी अनुमति दे दी है। इसके पहले सरकार 2022 से ही इस अनाज के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। अब सवाल ये बनता है कि निर्यात का रास्ता वापस से क्यों खोला गया है? तो घरेलू बाजारों को स्थिर करने के लिए, साथ ही उत्पादकों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए वापस शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की कम कीमतों और बेहतर उपलब्धता को देखते हुए इसके एक्सपोर्ट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सवाल नंबर 7वां है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे छोटा देश बना है, ये बन गया है कुराकाओ। सबसे पहले मैप के थ्रू आप देखिए, कुराकाओ ये कैरिबियन कंट्री है, छोटा सा देश है जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। नीदरलैंड साम्राज्य के भीतर एक द्वीपीय देश और कैरिबियन सी में है। वेनेजुएला से लगभग 65 किलोमीटर कुछ यहाँ नॉर्थ में। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यदि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो देश है रिसेंटली फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इसलिए चर्चे में आया है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश है। इस द्वीप की जो पूरी आबादी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ईडन गार्डन में समा सकती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? आपका गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। ईडन गार्डन कोलकाता। इस स्टेडियम में भी यहाँ की आबादी समा सकती है। इसके बावजूद 20,000 सीटें खाली रह जाएंगी। आबादी लगभग 1.5 लाख के आसपास है जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार। इससे पहले जो आइसलैंड है जिसकी संख्या लगभग 3,50,000 से थोड़े अधिक है, ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाला या वर्ल्ड कप में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश था जब उसने 2018 में रशिया में आयोजित टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। फीफा का डिस्कशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म है 1904, फॉर्मेशन ईयर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही है। कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको हो जाएगा। हर 4 साल में ये होते हैं ना। लास्ट टाइम हुआ था तो 2022 में हुआ था। होस्ट किसने किया था? कतर ने। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कैप्टन कौन थे? लियोनल मेसी। यानी कि लियोनल मेसी की कैप्टनसी में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता था। सवाल 8वां है, भारत में व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है, कौन बना? आंसर इसका केरला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक शहरी नीति को अपनाया है, यानी कि अर्बन पॉलिसी को अपनाया है। इस नीति की घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। केरल शहरी नीति आयोग का गठन दिसंबर 2023 में हुआ और मार्च 2025 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। आयोग का यह अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% हिस्सा ये शहरीकृत हो जाएगा, यानी कि अर्बनाइज्ड हो जाएगा। और ये जो नीति है जलवायु अनुकूल शहरों, वैज्ञानिक योजनाओं और विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देती है। ये वही केरला है जो कि 100% डिजिटल साक्षरता वाला भी पहला राज्य बना है। इसके अलावा एल्डरली बजट जो भारत का पहला वृद्ध जनों के लिए लाया गया, ये भी केरला में लाया गया। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम में देश की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई जिसका नाम हो जाएगा आइरिस। मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और मृत्यु का अधिकार के लिए अनुमति देने वाला पहला राज्य कर्नाटका, और महिलाओं के लिए पीरियड लीव लाने वाला प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही ये कर्नाटका बना है। तमिलनाडु ये भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है। सवाल 9वां है, भारत के विकास और कल्याण में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण इस योजना की शुरुआत किसने की और इस अवार्ड की शुरुआत किसने की? अभी तक आप भारत रत्न अवार्ड पढ़ते थे, भारत भूषण नहीं, भव्य भारत भूषण ये पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जगत गुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा की गई है। ये है जगत गुरु जग्गी वासुदेव। ये पुरस्कार महाशिवरात्रि समारोह के दौरान ईशा योग केंद्र में प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, खेल, साइंस एंड टेक, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट को मान्यता देगा। सवाल 10वां है, विंटर ओलंपिक 2026 में ब्राजील का पहला शीतकालीन ओलंपिक पदक किसने जीता है? आंसर इसका हो जाएगा लुकास पिन्हेरो ब्रेथन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लुकास पिन्हेरो ने ज्वाइंट स्लैलम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और अभी हाल ही में मिलानो कॉर्डिना ओलंपिक खेल इटली में आयोजित किए गए ब्राजील शीतकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। अब इसके 5 छल्लों के बारे में हम डिस्कशन करें जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। इसमें ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, इसे भी हम हाईलाइट करें। ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर एशिया को, रेड कलर अमेरिका को, ब्लैक कलर अफ्रीका को और ब्लू कलर ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया, जिसका आंसर था अपना देश भारत। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास सम्मेलन 2026 ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।